नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छायाहर कहानी संग्रह का हम लोग सारांश पढ़ रहे थे। उसमें से कुछ कहानियाँ पढ़ा हम लोग। अब आगे कहानी आज हम लोग पूरा करते हैं, आज इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा। आपने पढ़ा है पूरा कहानी ये, आज हम लोग इसका सारांश पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें सनातन और नूतन संस्कृति के बीच झगड़ा होता है, बहस होता है। दोनों को मानवीकरण करके दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे के गुण तो नहीं, अवगुणों को बताकर खुद को बड़ा और अच्छा दिखाया गया है। एक कहता है कि हम अच्छा हैं, दूसरा कहता है कि हम अच्छा हैं, तुम में ये खराबी है, तुमसे अच्छा तो हम हैं। पहला कहता है तुम में ये खराबी है, तुमसे अच्छा तो हम हैं। यही होता है कहानी में। दोनों का परिचय देने के पहले लेखक सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि सभ्यता का जड़ संस्कार, संस्कृति और संस्कृति का जड़ लोगों, आदमियों के रहन सहन, व्यवहार और विचार में होता है। भारत में दो तरह के संस्कार का विकास हुआ है। पहला है जो प्राकृतिक वातावरण में पनपा है, इसमें प्राचीनता और परंपरा ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है आधुनिक संस्कृति, इसमें नवीनता का भाव पाया जाता है। प्राचीन संस्कृति कहता है कि तुम हमको बर्बाद कर दे रहा है, मेरी किसी चीज़ को मेरा नहीं रहने दे रहा है, इस तरह का तरह इल्ज़ाम लगाता है। और जो नवीन संस्कृति है, नूतन संस्कृति है, वो पुराने वालों कहता है कि तुम अपने बर्बादी का जिम्मेवार खुद है। ठीक है, तुमने समय के साथ अपने को बदला नहीं, इस कारण से तुम समाप्त हो रहे हो। दोनों के बीच काफ़ी रोचक नोकझोंक होती है। अंत में दोनों समझौता करते हैं और कोई नया रास्ता निकालने पर विचार करते हैं। ये था सांस्कृतिक झगड़ा। इसका अगला कहानी था चोर, डकैत और लुटेरा। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से इसको। यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसका मुख्य पात्र हरखू है। हरखू 6 साल जेल काटकर आया रहता है। हरखू पर सरकारी बिजली के तार काटने का, चोरी का इल्जाम रहता है। तार काटते हुए रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया था, लेकिन वो तार जो है, चोरी का तार, उसके घर से मिला था। हरखू का पुरखा जो था वो खानदानी लोग थे, उनके पास बहुत जमीन जगह था, लेकिन उन लोगों का, मतलब पुरखों का, बाप दादा का, शानो शौकत से रहने के लिए सब साव व महाजन के पास बेच के ख़त्म कर दिए थे। और बाप दादा का यही गुण जो है ना, हरखू में भी था। हरखू भी वही काम करता था, मतलब काम कम करता था, अर्जन कम करता था और खर्चा ज़्यादा करता था। इस कारण से वो भी गरीब हो गया था और खाने पीने का जुगाड़ के चक्कर में वो चोरी करने लगता है, किसी तरह परिवार का पालन पोषण करना चाहता है। इसके बाद हरखू जब जेल में रहता है, जब पकड़ाता है, सरकारी तार चोरी करने के इल्ज़ाम में जेल जाता है, तो जेल में वहाँ पे वो बहुत सारे चोर, डाकू, लुटेरा से, बदमाश से उसका भेंट होता है, मुलाकात होता है। वहीं उसका मुलाकात होता है जलालुद्दीन नाम के एक डकैत से। ठीक है, एक डकैत है जिसका नाम जलालुद्दीन है, उससे उसका भेंट होता है, मुलाकात होता है। जलालुद्दीन जो है बड़ा बड़ा डाका डालता है और जेल जाता है। उसको पुलिस, वकील सब जानता है। उसमें एक खास बात था, जलालुद्दीन नामक डकैत जो है, उसमें एक खास बात था कि वह डाका वहीं डालता था, उसी आदमी के घर में डाका डालता था जो गरीब का खून चूसता था, गरीब का शोषण करता था, गरीब पर अत्याचार करता था। उसी के घर में वो चोरी करता था और डकैती करता था। ठीक है, लेकिन सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, ना ही गरीब लोगों को वो परेशान करता था, बल्कि उल्टा गरीबों को मदद करता था, हेल्प करता था, तरह तरह से उसको मदद पहुंचाता था। गांव घर में उसका अच्छा इज्जत था, क्योंकि वो बदमाश को तंग करता था, गरीब को तंग नहीं करता था। ये बात देख के ना कि वो तो गरीब को तंग नहीं करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बेचारा हरखू के मन में हीन भावना जागृत हो जाती है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो गया था सरकारी संपत्ति चोरी के इल्जाम में गया था और वो उसका चोरी नहीं करता है, मतलब उससे भी ये गया गुजरा, इसीलिए इसके मन में हीन भावना जागृत हो जाती है। फिर उसी बीच में कुछ लड़कों से मिलता है, लगभग 18 से 25 साल के कुछ लड़के रहते हैं जो बैंक का डकैती करके आए रहते हैं। ये सभी बड़े घर के बेटे रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें चोरी करने का कोई मलाल नहीं होता है, कोई अफसोस नहीं होता है। ये लोग बिना मेहनत के बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखते हैं। ठीक है, यही सब सोचते सोचते हरखू सो जाता है
और सुबह जब उसका नींद खुलता है तो काफ़ी सुबह हो चुकी होती है। फिर वो मन ही मन कसम खाता है कि अब वह चोरी नहीं करेगा बल्कि मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजारेगा। ये था चोर डकैत और लुटेरा। अगला कहानी है हमारा नावा जिमीदार। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है नावा जिमीदार। अखड़ा, अखड़ा क्या होता है? जहाँ पे लोग बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं और तरह तरह की बातें होती है वहाँ पे। जहाँ दो चार लोग जुम जाते हैं वहाँ तो बहुत बहुत तरह की बातें होती है ना, यहाँ भी वही होती हैं। इसमें खेती बाड़ी, दुकान, व्यापार, सुख दुख, शिकायत, लय, चुगली, करम सोहराय, सामाजिक काम और पंचायती भी होता है। दो चार आदमी जमा हो जाता है तो देश का हाल चाल, भ्रष्टाचार, शोषण, राजतंत्र पर भी वाद विवाद शुरू हो जाता है। जहाँ जैसे लोग मिलते हैं वैसे अपना बातचीत शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में एक दिन क्या होता है, एक आदमी है, बूढ़ा आदमी है, इसका नाम है जगन्नाथ चौधरी। जगन्नाथ चौधरी, इनके साथ कुछ लड़के जमा होते हैं, बैठते हैं और जगन्नाथ चौधरी जो हैं वो एक तुलनात्मक करते हैं, प्राचीन समय का और वर्तमान समय का एक तुलना करते हैं। दोनों के जो लोग हैं, जो रहन सहन है, शासन व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था है उस पर वो एक कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक बात बताते हैं। वो बताते हैं कि प्रजातंत्र में जो राजा महाराजा था वो अभी के मंत्री हैं, मतलब आज के मंत्री के बराबर हैं। उस समय के जमींदार मतलब आज के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस, सिपाही, ये सब हैं। ठीक है, प्राचीन समय में राजा महाराजा के समय जो जमींदार हुआ करते थे वो आज के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, सीओ, ये सारे लोग हैं। अंग्रेजी सरकार में चौधरी, सामंत, गंजू, महतो, ओहदार, टिकैत, ये सब सरकारी काम काज में सरकार की मदद करते थे, उनके चमचा बेलचा थे। ठीक है, जगन्नाथ चौधरी का उम्र 80 साल रहता है। उनका समाज में काफ़ी इज्जत है, मान है, सम्मान है, मर्यादा है, इसलिए कोई इनसे मजाक नहीं करता था, कोई इनसे हंसी मजाक नहीं करता था, सभी इनका आदर करते थे, इज्जत करते थे। उस समय का शोषण जुल्म कहलाता था। कब का? राजा महाराजा के समय का, राजतंत्र के समय का शोषण जो था वो जुल्म कहलाता था, लोगों पे जुल्म होता था। और आज का जो शोषण है ना वो कहलाता है जुर्माना। कोई आपका शोषण करे मतलब आपका जुर्माना लगाता है, मतलब कहने का है कि आप पे कुछ टैक्स ले लेगा, कुछ टेबल के नीचे से ले लेगा। एक तरह का शोषण ही तो है वो। आप जाइए कुछ कागज बनवाने के लिए, किसी में साइन करवाने के लिए, आपको बोलेगा लाओ खर्चा लाओ, तो क्या हुआ? शोषण है ना वो आपका, एक तरह का। ठीक है, बिना फीस चुकाए कोई काम नहीं होता है। राजा के राज में या अंग्रेजी सरकार में वफादार चौकीदार को खुश करने के लिए 1-2 पैसा दे देने से काम हो जाता था और सारा दोष खत्म हो जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रणाम कर लीजिए, एक ढेला गुड़ चढ़ा दीजिए, थोड़ा का माफ़ी मांग लीजिए, तो वो खुश हो जाता था और काम हो जाता था, सारा जो इल्ज़ाम रहता है वो चला जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल तो व्यापारी की तरह मोल भाव होता है तभी काम होता है। कुछ काम कराने जाइए, वो बोलेगा 25,000 लगेगा, आप बोलिएगा नहीं सकेंगे सर उतना दे दें, 12,000 देंगे, नहीं 12,000 नहीं होगा, 20,000 दो, कम से कम 20,000, इससे कम नहीं कर सकते हैं। जैसे लगता है पूंजी लगा हो उनका, है ना। इस तरह का व्यापार होता है, काम होता है। खर्चा कीजिएगा तो काम होगा, नहीं कीजिएगा तो चक्कर लगाते रहिए, घूमते रहिए, कोई देखने वाला नहीं है। इस कहानी का मुख्य पात्र बलराम सिंह है जो थाना का दरोगा है। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बलराम सिंह है जो थाना का दरोगा है। ये बहुत ही बेईमान आदमी रहता है। ये हफ्ता वसूली के लिए ये 10-15 दिन में आ ही जाता था और चोरी चमारी के केस पकड़ाने से जो चोर होता था उससे 150 लेके माँ बहन गाली देके चल जाता था, और जो चोर रहता था उसको छोड़ देता था, और जो साध रहता था ना निर्दोष, उसको पकड़ के बांध के थाना ले जाता था और जेल में डाल देता था। और उस पर उसको जो छुड़ाने जाता था, उसका बेल करने जो जाता था, उस पर भी कुछ न कुछ उससे वसूल लेता था। ठीक है, नहीं देता था तो इधर उधर का केस लाद कर उसको भी जेल में डाल देता था। बेचारा गरीब बिना गुनाह का जिंदगी भर जेल में सड़ते रहता था। ये था बलराम सिंह का साठगांठ। छोटा छोटा चोर चुहार से लेकर बड़ा बड़ा डकैत तक, बनिया व्यापारी तक, बड़का बड़का काला बाजारी करने वाला तक रहता था। सेठ मारवाड़ी से भी इसका महीना बंधा हुआ था। कोई पर डे पहुंचाता था तो कोई हफ्ता पहुंचाता था, कोई महीना पहुंचाता था। ठीक है, दारू चुवाने वाले को अगर कोई आबकारी वाला पकड़ लेता था तो उससे अपना भी वसूलता था और उसको भी दिलवाता था, लो तो उसको भी दो।
ठीक है, इस तरह से वो वसूली होता था उन लोगों का, अपने भी लेता था। इस तरह कुछ दिन में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिया, ठीक है, कार भी रखने लगा और उसका नाम बिकने लगा। बलराम सिंह जितना गरीब दुखी को सताता था, उसका गुण, जितना वो गरीब को सताया, जितना वो परेशान किया, उसका गुण वो मरते मरते झेल लिया। मतलब उसको उसका पाप जो है ना चढ़ गया उस पर। उसके मरने के पहले ही उसका बेटा बहू जो है कार एक्सीडेंट में मर जाता है। और उसकी जो बीवी है दिन भर, चूंकि वो भी तो घूस के पैसे को ई की थी, खाई थी, तो उसका भी जो है दिन बहुत मुश्किल से कट रहा था और वो पुराने दिनों को याद कर करके दुखी हो रही थी। ये था कहानी नावा छोट जमींदार, जिसमें बलराम सिंह को ही जमींदार दिखाया गया है, क्योंकि यही है ना छोटा जमींदार दिखाया गया, बताया गया था, इसी पे केंद्रित है ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कहानी की ओर, जिसका नाम है देवता के खाए गए डाकिन। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं, आप लोग ध्यान होगा, हम सिर्फ उसको रिवाइज कर दे रहे हैं, आपके माइंड में फ्रेश कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, देवता के खाए गए डाकिन, इसका मुख्य पात्र कौन है? इसका मुख्य पात्र है निर्मल दास। कौन है? निर्मल दास। इसके साथ इसकी पत्नी रहती है शोभा रानी। शोभा रानी जो कि निर्मल दास की दूसरी बीवी है। पहली बीवी मर गई थी, तो बुढ़ापा में एक सहारा के लिए शादी किया, लेकिन उल्टा हो गया। शोभा रानी देखने में बहुत वो सुंदर थी, खूबसूरत थी और जवान थी, और निर्मल दास जो था वो अब उसका उम्र ढलने लगा था। वो सीधा साधा काम करने वाला और मेहनती आदमी था। उसके ऑफिस में जो दूसरा किरानी रहता है या स्टाफ रहता है, उसके जैसा ये ओरी बोरी नहीं बोलता था, हंसी मजाक भी नहीं करता था, और झूठ तो उससे बुलाता ही नहीं था। किससे? निर्मल दास से। घूस पेच का मरम नहीं जानता था, मतलब क्या होता है नहीं जानता था। लूटपाट और भ्रष्ट समाज में वो कचमचा के रहता था, मतलब बहुत मुश्किल से वो जी रहा होता था। वह सही सवाल का सही जवाब और सही सलाह देता था। बेईमानी करने वाला इससे भय खाता था कि भाई ये तो झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए इसे बच के रहो। डर खाता था। गरीब को वो मदद करते थे। काना, अंधरा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूढ़ा, हर तरह के लोगों को वो देखभाल करते थे, जितना हो सकता था मदद करते थे। पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला इज्जत सम्मान पाने के बाद भी, पढ़ा लिखा होने के बाद भी, बड़ा नौकरी करने के बाद भी, इज्जत सम्मान पाने के बाद भी निर्मल जो है वो सुखी नहीं था। निर्मल दास सुखी नहीं था। क्यों सुखी नहीं था? क्योंकि उसके घर में जो था ना, बहुत ही घर का माहौल सही नहीं था उसका। दूसरों को सुख पहुंचाने वाला, नज़र खुलाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, अपने आँख रहते अंधा की तरह भटक रहा था। इतवार या संडे या छुट्टी का दिन हो तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, कल्याण संबंधी कार्यक्रम में वो जाता था। ऐसे इसी तरह कार्यक्रम को वो नहीं छोड़ता था। हालांकि धार्मिक कार्यक्रम हो, जात का कार्यक्रम हो या समाज का मीटिंग हो, उसमें वो नहीं जाता था। धर्म के नाम में होने वाला सांप्रदायिक झगड़ा को वो पूरा विरोधी था, भरसक वो विरोध करता था। निर्मल दास के घर से विरक्ति हो गई थी। निर्मल दास को घर से विरक्ति हो गई थी। इसमें इसका मुख्य वजह उसकी पत्नी शोभा रानी है, जो उसकी दूसरी पत्नी है। वो आधुनिक विचारधारा की औरत है। पहली जो भी मर गई थी, तो ठीक है, अब बुढ़ापा आएगा तो उससे साथ चाहिए किसी का, इसीलिए शादी किया, लेकिन वो बेकार हो गया। दूसरी पत्नी जो है शोभा रानी, उसको बाजार में घूमने फिरने का, सिनेमा देखने का शौक रहता है। जवान मर्द के साथ बाजार जाने का, सिनेमा देखने का इच्छा रहता है। और जो बूढ़ा मर्द है, पति जो इसका है, इसको उतना फुर्सत नहीं मिलता है, और ऑफिस से छुट्टी लेके सिनेमा देखने जाए ऐसा वो नहीं सोचता है, नहीं चाहता है। बड़ा बाबू था ऑफिस में निर्मल दास, इसीलिए जिम्मेदारी भी ज़्यादा था। यही सब के चलते वो परिवार में उसका असंतोष बढ़ गया था, परिवार में कलह हो रहा था। निर्मल दास के घर में सिंह जी, चौधरी जी, बनर्जी बाबू, इन सब का खूब मान सम्मान होता था। और इन सब के साथ ही शोभा रानी जो है, इनकी पत्नी, घूमने फिरने जाती थी। कभी कभी तो महीना भर, सप्ताह भर बाहर रहती थी, किसी किसी कार्यक्रम नाम पे। पूछने पे तरह तरह का बहाना बना देती थी कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, इस तरह का चलता था। जहाँ से कहानी शुरू होती है इस कहानी का, देवता के खाए गए डाकिन, उसमें सीन दिखाता है कि शोभा रानी का बचपन का दोस्त
ठीक है, क्लासमेट आया रहता है जिसके साथ वो कमरे में सट के बैठी रहती है और उसके हाथ में हाथ लेकर धरकर गप मारती है, डींग हाँकती है। ठीक है, निर्मल दास कितनों बुलाता है वो सुनती नहीं है। इसी क्रम में बहस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। निर्मल दास शोभा रानी का लेखा जोखा नहीं रखता है कि तुमको जो करना है करो, ये रिटायर हो चुका होता है। जो पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद वो सब हाथों हाथ लुट जाता है। शोभा रानी अपने लिए सोना का गहना बनवाती है, बच्चा लोग के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल खरीद देती है, घर का मरम्मत करवाती है, छत ढलाई करवाती है। ये सब बड़ा बेटा की जिम्मेदारी रहता है। बड़ा बेटा भी जैसे तैसे करके पैसा खत्म कर देता है। मंझला बेटा के लिए एक दुकान खोल देता है जो बाद में खत्म हो जाता है और कुछ पैसा रख लेता है पॉकेट खर्चा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। इस तरह से 3-4 महीना के अंदर 40-50 हज़ार रुपया जो है उसका पूंजी खत्म हो जाता है, दुकान भी डूब जाता है। निर्मल दास बाप होने का कर्जा नहीं चुका पाता है, वो पछता के रह जाता है। बड़ा बेटा डींग हाँकने वाला नेता बन जाता है। बाप का नाम का दोहाई दे देकर समाज और राजनीतिक काम में भाग लेने लगता है कि मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है करके वो अपना नाम कमाता है। पेंशन जो मिलता था उसको, उससे घर नहीं चलता है। खाने पीने का आदत था वो नहीं बदलता है, इसलिए जो है खर्चा नहीं चल पा रहा था। निर्मल दास समय काटने के लिए मीटिंग के नाम पे कहीं न कहीं चला जाने लगा। घर में तो रहना नहीं है, घर में मन लगना नहीं है, तो चलो कहीं बाहर रहते हैं, कुछ करते हैं। निर्मल दास समाज सुधारक, क्षेत्र सुधारक, देश सुधारक विचारधारा का आदमी था। महिला उत्पीड़न का वो घोर विरोधी था। पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था, सुदखोरी, महाजनी को मिटाने के लिए वो बचपन से ही काम करता था। बहुतों को मारा भी है और बहुत बार मार भी खाया है। दुख सहने के लिए घर से, समाज से, गांव तंत्र सबसे वो टकराते रहता था। बुढ़ापा के समय ये भावना और पनप गया और शोभा रानी का जो घाव है, जो बातें हैं, ये सब इसमें घी का काम करता था। ठीक है, निर्मल विक्षुब्ध हो गया था। वह ज़्यादा समय अब बाहर बिताने लगा। मीटिंग के नाम पे रांची, पटना, दिल्ली जाने लगा। भाषण करने का मौका मिलता तो नेता का शिकायत, मंत्री का शिकायत, ये सब छोड़ के समाज सुधार का सुझाव देता, जिसको आदमी सुनना पसंद नहीं करता था। ठीक है, इधर समय का चक्र चलता है, समय का पहिया घूमता है। शोभा रानी का भी बाल पकने लगता है। उसका शरीर का गर्मी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब वो अपने ज़िंदगी के पीछे वाले दिनों को याद करके अफसोस करती है, माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन उसके लिए हिम्मत नहीं मिलता है उसको। अपने पति का जो आर्थिक शोषण करती है, अपने पति का आर्थिक शोषण करने वाली, मानसिक द्वंद्व देने वाली, सामाजिक घृणा पैदा करने वाली, कुल कलंकिनी, परिवार का नाम डुबाने वाली, असामाजिक रीत को अपनाने वाली बुढ़ापा का नाम देखकर घबरा उठती है। अब अपना सब कलंक मिटाने के लिए, ठीक है, रास्ता खोजती है। कैसे मेरा कलंक जो लगा है वो मेरा मिटेगा, उस चक्कर में रहती है। अब वो भी सभा सोसाइटी में भाग लेने के लिए जाने लगती है। ठीक है, लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, गाली देते हैं, जो मन होता है वो करता है, चुगली करते हैं। ठीक है, ये सब वो जो शोभा रानी है वो इन सब बातों को अनसुना कर देती है और सोचती है शायद गाली सुन के ही मेरा जो कलंक है वो सब मिटेगा। ठीक है, धीरे धीरे शोभा रानी अब क्या होता है, इसका भी अपना एक छवि बन जाता है और संगठन से भी उसको कुछ पैसा वैसा मिलने लगता है, जिसका अपना ये जुगाड़ कर लेती है। लेकिन इधर निर्मल दास जो है वो मर मर के जी रहा था। बुढ़ापा उसको बोझा लग रहा था। अब तो पोता पोती भी हो गया था, नाती नतनी भी हो गया था, सबको देखना पड़ता था। किसी तरह वो जिंदगी चल रहा था, मतलब उसको जिंदगी में चैन नहीं था। ठीक है, देवता था ये, लेकिन इसको डाकिन जो है खा गई, बर्बाद कर दी। ठीक है, ये था कहानी पूरा, देवता के खाए गए डाकिन। और इसी तरह से हमारा जो किताब है छायाहर, ये यहाँ खत्म होता है सारांश में। अगला मैं सोच रहा हूँ कि दामोदर कौराय का एक सारांश लेके आऊँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आज तो नहीं, कल या परसों जल्दी ही उसको भी अपलोड कर देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। 21 अगस्त का टाइम है कि एग्ज़ाम हो जाए, उम्मीद करते हैं हो जाए। ठीक है, तैयारी रहेगा तो तकलीफ नहीं होगा। आप सभी को